नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आएंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात, जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम, जय श्री राम, राधे राधे। और सभी लोग आ जाइए भाई, लव यू मेरे भाइयों सभी को। और वीडियो स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। करते हैं आज के इस चैप्टर को स्टार्ट, जिसमें कि आज आप पढ़ने वाले हो। अच्छा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। उसके बाद आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग उम्मीद है आ चुके होंगे। फिर के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बेटा, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैं ये भी बता देता हूं कि आज थोड़ा सा तबीयत बेटा ठीक नहीं है, इसीलिए आज आपको पीपीटी से पढ़ाया जाएगा। और क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हालांकि मैं कुछ चीजें आपसे हाथ हाथ से लिखकर भी बातें करूंगा। अच्छा, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ और आपने कितना पढ़ लिया था। बिल्कुल बेटा, रेलवे के लिए बिल्कुल सफिशियंट है। बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। कहां चले गए, कहीं नहीं चले गए। रुपेश जी बताइए, आप लोगों ने कल क्या पढ़ लिया था। देखो मैं बताता हूं कल आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। देखो बेटा, कल आप लोगों ने क्या पढ़ लिया था। देखो, जय भीम बच्ची। चलो मैं बताता हूं, मैं आपको लिख के बता देता हूं कल आपने क्या पढ़ लिया था। कल आपने जो पढ़ा था, कल आपने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो 3 कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था मीथेन के बारे में। दूसरा मीथेन, पहला हमने किसके बारे में पढ़ा था, मीथेन के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम था CH4 फॉर्मूला। और दूसरा हमने जो पढ़ा था वो ईथीन के बारे में पढ़ा था। ईथीन का फॉर्मूला क्या था, C2H4। क्या बेटा, ईथीन के बारे में पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला क्या था आपका, C2H4, ईथीन। और फिर हम आज एक और चीज थोड़ी सी बता देता हूं बेटा। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया बेटा। ये और खत्म नहीं हुआ, ये जो एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन पढ़ा रहा हूं ना, ये उसी का पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता था, कार्बन। अब लो, ये भी क्या पूछने की बात हुई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया, नहीं हुआ बेटा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे, कार्बन। तो आज मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूं, एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन। इसका मतलब आज पढ़ेंगे तब खत्म होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज की क्लास जो पढ़ेंगे तब खत्म होगा, ठीक है बेटा। तो चलो, हमने ये पढ़ लिया था, लेकिन एक चीज और मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये तो कल की क्लास में पढ़ लिया था। एक और कंपाउंड में आपको बता देता हूं, तीसरा वाला बेटा। तीसरा वाला एक बात और सुन लो, ये है हमारा, ये इसके बारे में भी मुझे बताना है, शायद टाइम कम होगा, ठीक है। बिल्कुल जरूरी है बेटा। अब सुनो ध्यान से, फिर हम उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। और ये इसी का पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है बेटा। बिल्कुल, आज संजीत जी दोबारा मैसेज कर देना, ज्वाइन कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा। चलो 3 पेज छोड़ दो। अब सुनो ध्यान से, तो अगला जो आता है बेटा, इसके बारे में पहले दो मिनट इसके बारे में सुन लो, और उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, जिसका नाम क्या होगा, एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन होगा, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब इसके बारे में सुनो, इथाइन। इसे क्या कहते हैं, इथाइन के नाम से इसको जानते हैं, इथाइन के नाम से इसको जानते हैं। इसके बारे में बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है, C2H2। भाई फॉर्मूला तो सभी लोग समझ गए होंगे कि फॉर्मूला तो लिखना तुमको आ गया होगा। भाई नॉमेनक्लेचर कल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था, ठीक है। बिला देखो, ट्यूसडे को मैं क्लास किसी भी कंडीशन में नहीं ले पाता हूं बच्चे। मंगलवार को मैं कहीं भी नहीं पढ़ाता, पढ़ाता ही नहीं हूं मैं मंगलवार को, ठीक है। इस वजह से मंगलवार छोड़ के और रविवार छोड़ के 5 दिन लगातार पढ़ाता हूं आपको। पीडीएफ आज आपको डल जाएगा ग्रुप, और जिसको ज्यादा नीड है पर्सनली, मैंने कहा था कि अगर पीडीएफ आपको नहीं भी मिल रहा है तो मेरे से इस कॉन्टैक्ट पर आप अपना पीडीएफ ले सकते हैं, 865 84 400। अगर पर्सनली इतना ही ज्यादा तुम्हें लग रहा है कि पीडीएफ नहीं मिल रही, लेकिन हालांकि मैं 1 या 2 दिन में सारी पीडीएफ आपको अपलोड करवा दूंगा। ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनो बेटा ध्यान से मेरी बात, इथाइन के बारे में बस 2 पॉइंट याद रखना। जैसे इसके बारे में भी हमने डिटेल में आपको पढ़ाया था, मीथेन के बारे में भी कल, और ईथीन के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। बस इथाइन के बारे में सुनते हैं बेटा। सबसे पहले इसका प्रयोग लिखो, इट इज यूज्ड इन वेल्डिंग। इसका प्रयोग कहां होता है, जैसे आपने वेल्डिंग होते देखा है लोहे पर, इसका प्रयोग वेल्डिंग होने में किया जाता है, वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है।
और इसका दूसरा पॉइंट, बस दो ही पॉइंट आपको याद रखने, जैसे इथीन के भी मैंने 3-4 पॉइंट पढ़ाए थे, मीथेन के मैंने 5-6 पॉइंट आपको पढ़ाए थे, ठीक है। ऐसे ही बेटा आपको बस याद रखना है। हाँ बिल्कुल, जिसने भी मैसेज किया था उसको ऐड जरूर कर दिया जाएगा बेटा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, फिजिक्स का क्लास बेटा कल या परसों से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक। अब सुनो, तो इसका दूसरा नाम लिखो, इट इज नॉन एज, इथाइन को बेटा किस नाम से जानते हैं, लिखो, इट इज नॉन एज एसीटाइलिन। इसे बच्चे एसीटाइलिन के नाम से जानते हैं, लिखो, इसे एसीटाइलिन, ऐसे एसीटाइलिन के नाम से जानते हैं, इसे एसीटाइलिन के नाम से जानते हैं। क्लियर, इसे एसीटाइलिन के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे सभी लोग, जल्दी से लिखो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है विजय जी, बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो। शिवानी कुमारी क्या पूछ रहे हो बेटा, पूछो, आपका मैसेज नहीं दिख रहा। बिल्कुल, जो बच्चे इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे जो अभी मैंने लिखा था उसको ग्रुप में ज्वाइन कर दिए जाएंगे, याद रखेंगे बेटा। तो धातुओं पर जो वेल्डिंग करने के काम आती है, गैस वेल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आयरन पर जो वेल्डिंग होती है उसकी बात कर रहा हूं। दो बच्चा कह रहा है दो तरह की वेल्डिंग होती है, नहीं, गैस वेल्डिंग की बात नहीं कर रहे बेटा, याद रखना। क्या, इट इज यूज्ड इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। और जब भी वेल्डिंग करते हैं ना, ये बहुत गर्म हो जाती है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है, इसीलिए बेटा इसका प्रयोग करते हैं वेल्डिंग में, ठीक है। 4 पेज छोड़ दो भाई, 3 या 4 पेज, क्लियर है बेटा। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए सबको, वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है इथाइन, और इसका नाम क्या है बेटा, एसीटाइलिन के नाम से इसको जानते हैं। कभी कभी पेपर में सवाल आता है कि वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो अगर तुम्हें बेटा दो ऑप्शन, एक बार ऐसा हुआ एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था 2019 या 20 में, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था 2019 या 20 में, और उसमें सवाल पूछा गया कि वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। और पता है बेटा ऑप्शन पता है क्या थे, ऑप्शन इस तरीके से, पहला ऑप्शन था एसीटाइलिन, और दूसरा ऑप्शन पता है क्या था, दूसरा ऑप्शन था ऑक्सी एसीटाइलिन, दूसरा ऑप्शन क्या था, ऑक्सी एसीटाइलिन। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ इनमें से कौन से ऑप्शन को आप लोग सही करेंगे। मैं देखता हूं आप लोगों को कि इनमें से कौन से ऑप्शन को आप लोग सही करेंगे। पहला ऑप्शन था एसीटाइलिन और दूसरा ऑप्शन क्या था बेटा, ऑक्सी एसीटाइलिन। बेटा एलपीजी में जो गैस मिली रहती है, बच्चे पूछ रहे हैं सर एलपीजी में गैस का कारण क्या होता है, तो एलपीजी में जो गैस का कारण जो स्मेल आती है ना आपको, एलपीजी गैस के सिलेंडर में जो स्मेल आती है, मैं बता देता हूं। एलपीजी गैस के सिलेंडर में एक बच्चे का डाउट है, एक बच्चे का डाउट है बेटा, वो डाउट मैं पहले ले लेता हूं। बच्चे ने पूछा सर एलपीजी गैस में स्मेल किस कारण आती है, तो मैंने कल भी तुम्हें बताया होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। और इसके मुख्य घटक कौन कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में, मैंने बताए थे इसके मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट, मैंने आपको बताए थे इसके मेन कंपोनेंट, मुख्य घटक इसके बताए थे। क्या होते हैं मुख्य घटक, ब्यूटेन और प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन इसके मुख्य घटक कल मैंने बताए थे, जिसका फॉर्मूला क्या था C3H8 और इसका फॉर्मूला क्या था C4H10। लेकिन बेटा अगर तुमसे पूछा जाए कि एलपीजी के सिलेंडर में से गंध किसकी आती है, तो याद रखना बेटा कि ना तो प्रोपेन में कोई स्मेल होती है, सच बताऊं ना तो प्रोपेन में कोई स्मेल होती, ना ही ब्यूटेन में कोई गंध होती। एलपीजी के सिलेंडर में थोड़ी सी मात्रा में, जब भी एजेंसी पे भरा जाता है ना एलपीजी का सिलेंडर, इसमें थोड़ी सी मात्रा में अलग से एक चीज मिलाई जाती है और इसे कहते हैं बेटा इथाइल मर्सेप्टेन। क्या कहते हैं बोलो, इथाइल मर्सेप्टेन के नाम से इसे जानते हैं, और ये गंध का कारण है। इसको सिर्फ इसीलिए डाला जाता है हर सिलेंडर में कि जब भी ये दोनों निकलें तो उसमें से क्या है भैया, स्मेल आई, जब भी ये दोनों निकलें तो उसमें से क्या है बेटा, स्मेल आए, ये बात आप लोग याद रखना। तो इसीलिए एलपीजी के, हर एलपीजी के सिलेंडर में क्या डाल के रखते हैं, इथाइल मर्सेप्टेन नाम का यौगिक कंपाउंड डाल देते हैं गंध के लिए। चलें बेटा, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये, इसका पता है सही जवाब पता है क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ये वाला, ये गलत। पता है क्यों बेटा, क्योंकि अगर ऑप्शन में दोनों दिखे तो ये सही है, अगर एक दिखे तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला दिखे ना तो ऊपर वाला सही है। सोनू कुमार आपको क्या समझ नहीं आ रहा है बेटा, कमेंट करके बताओ, ठीक है।
आपने पहली 3 क्लास देखी नहीं होंगी, इसीलिए आपको बेटा समझ में नहीं आ रहा होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि बेटा आपने एसिटाइलिन गैस को डाला, जैसे वेल्डिंग आप लोग कर रहे थे, ठीक है, जैसे वेल्डिंग आप लोग कर रहे थे, तो पहले की क्लास आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी, शिवम जी, शिवम चंद्र। तो बेटा जैसे आपने एसिटाइलिन गैस को लोहे के ऊपर डाला तो गिरने से पहले वो किसके संपर्क में आ गई? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गई। इसीलिए एसिटाइलिन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गई तो बेटा वो क्या बन जाती है? बोलो, ऑक्सी एसिटाइलिन गैस बन जाती है। क्या बन जाती है? ऑक्सी एसिटाइलिन। यानी लोहे पर जैसे ही आपने वेल्डिंग करने के लिए डाला, तो याद रखना बेटा, लोहे पर जैसे ही आपने वेल्डिंग करने के लिए डाला तो वो गिरने से पहले किसके संपर्क में आ गई बेटा? ऑक्सीजन के संपर्क में आ गई, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बन जाती है? वो ऑक्सी एसिटाइलिन। तो अगर दोनों ऑप्शन में आए तो ये टिक करना है, अगर ये आए ना तो भैया सोने में सुहागा है, फिर तो पहला वाला ही सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बेटा ये बच्चे पूछ रहे कितने पेज छोड़ दूं, मुझे कैसे पता होगा कि आप कैसा लिखते हो? ये भी मैं बताऊं कि कितने पेज छोड़ दो। एक बच्चा कह रहा है हिंदी में लिखो। अब हिंदी में क्या लिखूं? तुम्हारी अलग अलग शिकायत है। ऑक्सी, इसको ऐसे हिंदी में बेटा ऐसे लिखते हैं जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, एसिटाइलिन। लो, जैसे मैंने बोला है वैसे हिंदी में लिख दो उसको। अब पुष्पेंद्र नाम है, और पुष्पेंद्र नाम को हिंदी में कुछ और थोड़ी कहेंगे, नाम को तो नाम ही कहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अब हम चलते हैं एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। कार्बन के अपर रूप, यानी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं अभी हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है बेटा? कार्बन के बारे में पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन के अपर रूप। सभी लोग हेडिंग डालो। यूट्यूब पर पढ़ाई जाती है बेटा, यूट्यूब वाली क्लास एप्लीकेशन पर कैसे हो जाएगी? ठीक है, चलें आगे। एसिटाइलिन गैस को सिलेंडर में नहीं भरते पगले। चलो, रासायनिक प्रक्रिया है। एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। सुनो ध्यान से बेटा, देखो अपर रूप का मतलब मैं आपको पहले समझाता हूं। देखो, जब कार्बन लगातार दूसरे कार्बन से जुड़ता रहता है और जुड़ करके एक लंबी चेन बना लेता है, उसे कहा जाता है एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन। सर ये कमेंट ना बंद कर दो, सारे के सारे कमेंट बंद कर दो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि कार्बन जो आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे? 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे बेटा। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे? 6। लेकिन आपको पता है कि जब 6 इलेक्ट्रॉन को हमने अलग अलग बांटा था तो पहले वाले ऑर्बिट में कितने आए थे? 2, और दूसरे वाले ऑर्बिट में कितने आए थे? 4। अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ, पहली वाली क्लास देख लो, ऐसे हुआ। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन पता है कितने होते हैं? 6। और जब हम KLMN, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बांटने के लिए 4 बेटा अलग अलग कक्ष हुआ करते थे, 4 अलग अलग ऑर्बिट हुआ करते थे, और इनमें हम अलग अलग क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन को बांटते थे। इसमें 2 से ज्यादा नहीं आते, इसमें 8 से ज्यादा नहीं आते, इसमें 18 से ज्यादा नहीं आते, और इसमें 32 से ज्यादा नहीं आते थे। तो कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। पहले वाले में कितने आ जाएंगे? 2, और बच कितने गए? 6 में से 2 जब पहले वाले में आ गए तो दूसरे वाले में कितने बच गए? 4। लेकिन बेटा दूसरे वाले को पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए। ठीक है, दूसरे वाले को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो इसके पास है 4। तो बेटा अब तक ये जो 4 इलेक्ट्रॉन, भाई ये भूखा था, कार्बन क्या था? भूखा। कितने इलेक्ट्रॉन का भूखा था? ये 4 इलेक्ट्रॉन का भूखा था। ये बेचारा जगह जगह जाकर 4 इलेक्ट्रॉन मांग रहा था, जगह जगह जाकर ये 4 इलेक्ट्रॉन मांग रहा था। लेकिन अब तक इसको जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था वो कौन दे रहा था बेटा? हाइड्रोजन। भाई तभी तो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, यानी कार्बन के साथ अब तक कौन जुड़ रहा था? हाइड्रोजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन। तो याद रखना, तभी तो बेटा अब तक ये जो 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा था वो किससे ले रहा था? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन मना करके चला गया, हाइड्रोजन मना करके चला गया।
भाई हाइड्रोजन हमेशा थोड़ी देता रहेगा इसको 4 इलेक्ट्रॉन, मना करके चला गया कौन बेटा, हाइड्रोजन। तो कार्बन को गुस्सा आया, कार्बन को क्या आया, गुस्सा आया, और गुस्से में कार्बन बोला कि भाई तू अब कहीं भी जा हाइड्रोजन, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कार्बन एक काम करता है, कार्बन क्या करता है बेटा, कार्बन अपने जैसे कार्बन से ही लगातार जुड़ता रहता है, कार्बन अपने जैसे कार्बन से ही लगातार जुड़ता रहता है, ये बात याद रखना। ठीक है, याद रखना, कार्बन क्या करता है, जब इसको हाइड्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन देने का मना कर दिया तो कार्बन ने सोचा कि यार मेरे जो दूसरे भाई हैं कार्बन, वो भी तो मेरे जैसे ही हैं, उनको भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4-4, भाई हर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसने क्या सोचा कि कार्बन को गुस्सा आया और बोला कि तू हाइड्रोजन अब कहीं जा, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं अपने दूसरे जो कार्बन है भाई उनको भी 4-4 चाहिए, तो मुझे भी 4 चाहिए, उनको भी 4 चाहिए, हम दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। भाई जब हम शेयर, मैं उसको दे दूंगा तो उसके 8 हो जाएंगे, वो मुझे दे देगा तो मेरे भी 8 हो जाएंगे। याद रखना हम दोनों के ही क्या हो जाएंगे बेटा, 8-8 हो जाएंगे। रूना कुमारी कह रही है कार्बन को गुस्सा क्यों आया, हाइड्रोजन छोड़ के चला गया ना बेटा, और जब कोई छोड़ के जाता है ना तो गुस्सा आता है। क्लियर, याद रखेंगे, क्लियर है बेटा, याद रखेंगे बेटा, सभी लोग याद रखना, सभी लोग मेरी बात याद रखना कि इसको अब तक 4 हाइड्रोजन दे रहा था ये, लेकिन अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन से ही जुड़ता रहता है, और पता है जुड़ करके इतनी लंबी चेन बना लेता है, बहुत लंबी। कार्बन जो है कार्बन से जुड़ करके इतनी लंबी चेन बना लेता है, बहुत लंबी चेन, और इसी चेन को कहा जाता है बेटा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। यानी लिख लो सभी लोग, डेफिनेशन लिख लो, व्हेन कार्बन एटम कंबाइन विद अदर कार्बन एटम बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, अरे कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता था, कोवेलेंट। जब कार्बन किसी दूसरे कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ता है, क्या करने के लिए, कंप्लीट इट्स ऑर्बिट, इट फॉर्म ए लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। लिख लो बेटा इस बात को, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। रितेश कुमार बार बार लिख रहे हैं इसका पीडीएफ अपलोड नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा, पीडीएफ अपलोड क्यों नहीं होगा, ठीक है, 1-2 दिन का टाइम दें, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। और ज्यादा ही अगर आपको पीडीएफ का पढ़ना है तो उस प्रॉपर पर्सनल नंबर पर मैसेज करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। सर एक बच्चा दिव्यांशी कौशल कह रहा है नन मेटल मेटल में एटम नहीं करवाए। अरे बेवकूफ बच्चे, नन मेटल और मेटल में एटम कहां से आ जाएगा, एक से एक बेटा, तुम क्या बात करते हो, क्या नाम है तुम्हारा, अच्छा ये तो बच्ची है, बच्चा नहीं है। दिव्यानी जी एक बात बताओ, मेटल, अब सभी बच्चे तुम जवाब दो दिव्यानी को, क्या मेटल नन मेटल में एटम चैप्टर आता है, एटम चैप्टर अलग है बेटा, वो अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। तभी तो ऐसे कमेंट सुनकर मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है ना, पूरा दिमाग, और फिर मन करता है कि कमेंट को, सारे कमेंट को हाइड करवा दें, मैं कमेंट पढ़ूं ही ना, कम से कम। अब देखो ऐसा करने से उस बच्चे को नुकसान हो जाएगा जो वास्तव में, जिसका क्वेश्चन जेन्युइन है, जो डाउट पूछ रहा है उसको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ऐसे तुम कमेंट करोगे, कितने पेज छोड़ दूं, सर मेटल नन मेटल में एटम क्यों नहीं करवाया, ये क्या बात होती है बेटा, मेटल नन मेटल अलग चैप्टर है, उसमें एटम कहां से पड़ जाएगा। एक से एक तुम होशियार बच्चे हो, खतरनाक वाले बच्चे हो तुम, है ना, गजब बच्चे हो एकदम भाई। तो याद रखना जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो एकदम सफिशियंट है, एकदम सफिशियंट है। जो बच्चे, एक तो पता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 11 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है, आते हो तुम 11:30 बजे, और फिर कहते हो बेटा कि मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा शुरू से देखना पड़ता है ना समझ में, साइंस कोई हलवा तो है नहीं कि कभी भी आओगे खा के चले जाओगे, साइंस हलवा नहीं है, सबसे हार्ड सब्जेक्ट मैथ साइंस ही होता है जिससे बच्चा घबराता है, ठीक है। तो याद रखना कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट यही होता है, और बीच में अगर तुम 11:30 बजे 11:40 पे आओगे और कहोगे सर समझ नहीं आ रहा है, तो कैसे समझ में आएगा, कोई हलवा रसगुल्ला पूड़ी तो है नहीं कभी भी आके खा लिया भंडारा, ठीक है। तो ये शुरू से पढ़ना पड़ता है। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि कार्बन को अब तक कौन दे रहा था बेटा, हाइड्रोजन शेयर कर रहा था 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन से ही जुड़कर एक लंबी चेन बना लेगा। क्योंकि कार्बन क्यों जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ क्यों रहा है, कार्बन इसीलिए जुड़ रहा है बेटा कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन इसीलिए जुड़ रहा है क्योंकि उसके दूसरे वाले ऑर्बिट जो है कक्ष, उसमें 4 हैं, लेकिन टोटल कितने होने चाहिए, 8, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो बच्चे याद रखना कार्बन अपने दूसरे कक्ष को पूरा करने के लिए जुड़ रहा है, ठीक है।
बात समझ पाए? तो याद रखना बेटा, जब कार्बन, हिंदी में एक एक साफ साफ लिखा हुआ है, जब कार्बन परमाणु अपने कक्ष को पूरा करने के लिए दूसरे कार्बन परमाणु से सहसंयोजी बंधन, क्योंकि बेटा साइंस में कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं? दो। एक होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है आपका, जल्दी से बोलो, ठीक है, एक आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है सहसंयोजी बंधन, और एक आपका क्या होता है बेटा? आयनिक। तो कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन हमेशा कोवेलेंट सहसंयोजी बंधन बनाता है। तो याद रखना, कार्बन जब भी दूसरे कार्बन से जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और लंबी सी जो चेन बनेगी, देखो कितनी लंबी चेन बन गई, कार्बन कार्बन, और भी ये जुड़ता रहेगा, ऐसा नहीं, और भी ये जुड़ता रहेगा, और भी ये जुड़ता रहेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, आपस में ये पता नहीं कितनी बार जुड़ते हैं कार्बन, जुड़ करके लंबी सी चेन बनाते रहते हैं, चलता रहता है, कोई पता नहीं कितने कार्बन आपस में जुड़ते हैं। इसी को बेटा क्या कहा जाता है? जल्दी से बोलो, इसी को क्या कहा जाता है? जल्दी से बोलो, इसे आपका एलोट्रॉप कहा जाता है। ठीक है, इसे आपका एलोट्रॉप कहा जाता है। यानी कि अब सुनो बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये कार्बन की ही होती है, यानी इतनी बार आपस में जुड़ना। कार्बन कभी भी कौन सा बॉन्ड नहीं बनाता? आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कल की क्लास में मैंने सब समझाया हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और आयनिक बॉन्ड के बारे में, कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग करने से, साझेदारी करने से आपका सहसंयोजी बंधन बनता है। अब जरा सुनना मेरी बात क्या बेटा, ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि बेटा ये जो प्रॉपर्टी है ना, खुद से जुड़ने का ये जो गुण है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन का होता है, और किसी का ये गुण नहीं होता। इसलिए याद रखना, इसलिए याद रखना बेटा, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, जो कार्बन कार्बन से जुड़ता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? कैटिनेशन कहा जाता है। यानी हिंदी में इस गुण को श्रृंखलन गुण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा जल्दी से? नहीं बेटा, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, हाँ हमेशा। बायोलॉजी की क्लास क्यों नहीं चल रही है? जल्दी ही होगी आपकी क्लास। सुनो बेटा ध्यान से, तो अगर मैं पूछूं कैटिनेशन क्या होता है, तो आंसर आएगा बेटा, कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के खुद से जुड़ने का जो गुण है, कार्बन के खुद से जुड़ने का, कार्बन के खुद से जुड़ने का जो गुण है, उसे क्या कहा जाता है? कैटिनेशन के नाम से जानते हैं। कार्बन के खुद से जुड़ने का जो गुण है, उसे बेटा कैटिनेशन कहा जाता है। ये किसी और का नहीं होता मेरे बच्चे। किसका नहीं होता? ये किसी और का नहीं होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है सिर्फ किसका होता है? कार्बन का होता है, ये बात आप लोग याद रखना। सोच के मेरे पास, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना बेटा, क्या है? कार्बन के खुद से जुड़ने का जो गुण है कैटिनेशन, बाकी किसी का ये गुण नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। बाकी किसी का ये गुण नहीं होता है, ये बात आप लोग याद रखना। अब सुनो बेटा ध्यान से, कार्बन कार्बन से ही जुड़ता है, तो ये किसी और का प्रॉपर्टी नहीं है। पता नहीं कार्बन कितनी बार जुड़ता है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि और नहीं जुड़ते बेटा, और भी जुड़ते हैं। हाइड्रोजन भी खुद से जुड़ता है, हीलियम भी जुड़ता है, हर कोई जुड़ता है, ऑक्सीजन भी जुड़ता है, लेकिन इतनी बार नहीं जुड़ता जितना कार्बन खुद से जुड़ता है, ठीक है। इतनी बार नहीं जुड़ता जितना कार्बन खुद से जुड़ता है ना, इतना कोई नहीं जुड़ सकता। और इसी स्पेशल की जो प्रॉपर्टी है, इसी स्पेशल जो गुण है कार्बन का, इसे क्या कहते हैं? ये कार्बन का ही स्पेशल गुण है, इसे क्या कहते हैं बेटा? कैटिनेशन कहते हैं। इसे कैटिनेशन के नाम से जाना जाता है। देखो ये सब कार्बन 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 जुड़ते रहते हैं। अब आता है बेटा हमारे कार्बन के कितने एलोट्रॉप होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 3 अपर रूप हम पढ़ेंगे। कार्बन के कितने अपर रूप पढ़ेंगे बेटा? हम 3 एलोट्रॉप पढ़ेंगे, याद रखना। कार्बन के 3 एलोट्रॉप हम पढ़ेंगे। कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपर रूप,
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रिस्की आसिफ जी। कार्बन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप पढ़ेंगे, ये मैं बताऊंगा क्रिस्टलाइन क्या होता है और नॉन क्रिस्टलाइन क्या होता है। सबसे पहला जो आता है इसे क्या कहेंगे, डायमंड, दूसरा आएगा ग्रेफाइट और तीसरा क्या आएगा, बकमिनिस्टी फुल्लेरेंस। बेटा तबीयत थोड़ी खराब है इसीलिए मैं आपको लिख लिख कर नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कल को लिख लिख कर ही पढ़ाऊंगा। आज तबीयत बहुत खराब है, सुबह एक्सीडेंट हो गया था बाइक से आते टाइम। ठीक है, आमोनिया का नाम होता है बेटा, मोहम्मद सोहेब जी, आमोनिया का नाम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़ते, मतलब क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो, पहले सही से लिखो बेटा। धर्मवीर ASO, इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़ते, क्या समझू इसका मतलब मैं। ठीक है, तो कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, 3। एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है, तीसरा क्या होता है, बकमिनिस्टी फुल्लेरेंस, तीसरा एलोट्रॉफ होता है। ठीक है, चले बेटा अब हम चलते हैं पहले वाले पर। सबसे पहला वाला हम पढ़ेंगे डायमंड। सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे बेटा, डायमंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एलोट्रॉफ जो आता है हमारा उसका नाम क्या है बेटा, डायमंड, हीरे के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने डायमंड का स्ट्रक्चर बना देता हूं। लॉन्ग चेन बनाता है क्या सर, हाँ बेटा, कार्बन लंबी लंबी चेन बना लेता है और इसी लंबी लंबी चेन को क्या कहते हैं, एलोट्रॉफ कहते हैं। इसी लंबी चेन को क्या कहते हैं, एलोट्रॉफ के नाम से जाना जाता है, अपर रूप कहा जाता है। ठीक है, अपर रूप कहा जाता है इस लंबी चेन को। और ये जो गुण है, खुद से जुड़ने का जो गुण है, इसे कहते हैं क्या, कैटिनेशन, श्रृंखलन गुण कहते हैं बेटा। इसी को क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। मनीषा जी 11 बजे से चलता है बेटा क्लास। डायमंड जो है इसका सबसे पहले ये पहला एलोट्रॉप है। डायमंड क्या है बेटा, 3 एलोट्रॉप हम पढ़ेंगे, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और तीसरा क्या होगा, बकमिनिस्टी फ्लोरेंस। तो सबसे पहला जो एलोट्रॉप अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डायमंड। तो मैं आपके सामने पहले डायमंड का एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, एक हीरे की संरचना बना देता हूं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। जैसे एक कार्बन है तो बेटा मैं क्या कह रहा था आप लोगों से कि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे बेटा, दूसरे वाले कक्ष को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4। तो मतलब अब तक तो बेटा, अब तक तो कार्बन जो है वो चार हाइड्रोजन से जुड़ रहा था। लेकिन बेटा याद रखना, अब ये जो कार्बन है, ये कितने से जुड़ेगा, ये 4 कार्बन से जुड़ेगा। एक कार्बन से ये जुड़ गया, एक कार्बन से ये जुड़ गया, एक कार्बन से ये जुड़ गया, एक कार्बन से ये जुड़ गया। ऐसे ये वाला कार्बन भी 4 से जुड़ेगा, ये वाला भी कार्बन 4 से जुड़ेगा, ये वाला भी कार्बन, हर कार्बन 4 से जुड़ता है क्योंकि उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 4। एक बात बताओ, एक कार्बन कितने से जुड़ता है, 4 से। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, एक कार्बन कितने से जुड़ता है, 4 से जुड़ता है, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। उसके पास पहले से ही 4 हैं बाहर वाले कक्ष में, इसलिए उसको बेटा दूसरे कक्ष को पूरा करने के लिए 4 चाहिए। अब देखो बेटा, इसका अगर एक यूनिट बनाए, अब ये मत सोचना कि डायमंड के अंदर 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, नहीं बेटा, डायमंड के अंदर कोई पता नहीं कितने कार्बन होते हैं, डायमंड के अंदर कोई पता नहीं कितने कार्बन होते हैं। लेकिन मैंने आपके सामने सिर्फ एक यूनिट बनाई हुई है, मैंने आपके सामने। अब ऐसे तो ये बनता ही चला जाएगा, आगे भी बनता चला जाएगा, इधर भी बनता चला जाएगा, क्लियर। लेकिन मैंने आपके सामने एक यूनिट बनाई है, और जब भी आप इस एक यूनिट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी साइड है, 4। बाहर से देखने पर दिखेगा 4 साइड है, 1 2 3, और ये कौन सा साइड है, चौथा। इसीलिए कहा जाता है कि पहला पॉइंट क्या होगा, हीरे की संरचना चतुष्फलक होती है। चतुष्फलक का मतलब क्या है, 4 भुजाओं वाली, टेट्राहेड्रल जिसे कहते हैं, यानी 4 साइड्स जिसमें होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं बेटा, जिसमें 4 साइड्स, 4 भुजाएं जिसमें होती हैं, ये बात याद रखना। हीरे की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलक होती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल फंसेगा, याद रखेंगे बेटा। एक कार्बन कितने से जुड़ता है, 4 से। अब उपासना जी का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, सर कैसे पता चलेगा कि कार्बन से जुड़ेगा या हाइड्रोजन से। बेटा हाइड्रोजन से पहले जुड़ रहा था, लेकिन एलोट्रॉफ में हाइड्रोजन नहीं होता। एलोट्रॉफ जो होता है अपर रूप, उसमें कार्बन ही कार्बन होता है, उसमें कार्बन ही कार्बन होता है, हाइड्रोजन नहीं होता। उपासना जी एलोट्रॉफ पढ़ रहे हो आप, ठीक है। KLMN का मतलब क्या होता है, राखी कह रहे हैं बेटा। लास्ट क्लास देखो, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं आपको, क्योंकि आपने लास्ट क्लास देखी। मम्मी की कसम खा के बताओ, पेपर की कसम खा के बताओ, तुमने लास्ट क्लास देखी? बिल्कुल नहीं देखी। लेकिन आप पूछ रहे हो KLMN क्या होता है, तो कैसे बताऊं मैं, सोचो। अगर ये बताऊंगा तो फिर क्या पढ़ाऊंगा आगे। KLMN सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, लेकिन मैं इतना दयावान हूं कि मैं फिर भी बताता हूं। KLMN कक्ष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं,
ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो हीरे की कितनी साइड होती हैं? चार, एक दो तीन चार, और जिसकी चार साइड होती हैं ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसी संरचना को टेट्राहेड्रल कहा जाता है, चार भुजाओं वाला। क्लियर। अगला दूसरा जो आता है बेटा सेकंड पॉइंट, डायमंड जो होता है ना तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती, यानी इसमें से विद्युत पास नहीं होती। जैसे हीरे में करंट लगाओ इधर से, तो इधर तुमको कोई करंट नहीं लगेगा, यानी करंट इसमें से पास नहीं होता, विद्युत धारा इसमें से पास नहीं होती है। सर बट पॉलीथीन आल्सो कंबाइन इटसेल्फ, देन डज इट मेक लॉन्ग चेन और नॉट? बेटा उसकी एक फिक्स लिमिट होती है, पॉलीथीन जो होता है उसकी एक फिक्स लिमिट होती है, उसमें ना पूरा कंपाउंड कंबाइन होता है, लेकिन इसमें कार्बन कंबाइन होता है। ठीक है यूजर जी, याद रखना उसमें पूरा C2H4 कंबाइन होता था उसमें, जिसके बाहर मैंने N लिखवाया था आपको, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कार्बन जुड़ता है, एक एलिमेंट जुड़ता है, वहां कंपाउंड जुड़ता था, ये अंतर है। ठीक है, अब सुनो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सुनो बेटा, डायमंड जो होता है ये अच्छा सुचालक होता है हीट का, यानी इसमें से हीट तो पास होती है, ऊष्मा का तो अच्छा सुचालक होता है। अगर आपने, ठीक है, अगर आपने यहां से गर्म किया, अगर आपने यहां से गर्म किया तो गर्म तो पूरा होगा ही, यानी हीट ऊष्मा तो इसमें से पास हो जाता है। ठीक है, इसमें से ऊष्मा तो पास हो जाता है, लेकिन इसमें से विद्युत धारा पास नहीं होती है, ये बात लिख लो, कई बार तुम्हारे पेपरों में पूछा जाएगा। हीरे की संरचना कैसी होती है, हीरे की संरचना कैसी होती है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी साइड। बिल्कुल बिल्कुल सर, सिर्फ टाइम बर्बाद के लिए क्वेश्चन पूछती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब सुनो बेटा, याद रखना, तो मैं कहता रहा हूं, धर्मवीर एएसओ पूछ रहे हैं डायमंड कैसे बनता है। ऐसे बनता है बेटा, ये बना ना, कार्बन जब कितने से कंबाइन होगा, लगातार एक कार्बन चार से जुड़ता रहेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, डायमंड बनेगा। क्लियर, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला पॉइंट, डायमंड क्या होता है, हीट पास हो जाती है ऊष्मा, लेकिन विद्युत धारा पास नहीं होती। चौथा पॉइंट, डायमंड जो है पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, यानी ऐसा माना गया है कि अगर कोई पूछे ना कि सबसे ज्यादा कठोर कोई चीज अगर है, अगर धरती पर अगर कोई सबसे कठोर है ना, तो कहते हैं डायमंड जो है वो सबसे कठोर चीज होती है बेटा। ठीक है, याद रखना, डायमंड जो है वो सबसे कठोर चीज होती है। सर वाई डायमंड इज पॉइजनस इन नेचर? बेटा कार्बन जहरीला ही होता है, कार्बन जो होता है वो जहरीला होता है। कहते हैं ना दिल्ली में कितना कार्बन फैला हुआ है, कार्बन पॉइजनस ही होता है, और ये तो शुद्ध कार्बन से बना हुआ है, तो जहरीला तो होगा ही होगा। बात समझ पाए? क्लियर है? तो डायमंड जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला पॉइंट, छठा पांचवा पॉइंट, यानी कार्बन के, देखो बेटा, बॉन्ड लेंथ इन द डायमंड इज 154 पिकोमीटर। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, यानी बॉन्ड लेंथ पता है किससे कहते हैं बेटा? देखो आपको यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच की दूरी दिख रही होगी, ये दिख रहा है आपको, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच की दूरी दिख रही है, देखो सी ये रहा, एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, यानी ये दो कार्बन के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन, दो कार्बन के बीच की जो दूरी होती है, इसे क्या कहा जाता है बेटा? इसको बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। याद रखना, बॉन्ड लेंथ किसे कहा जाता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन। किसे कहा जाता है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन, यानी दो कार्बन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? बंधन की लंबाई कहा जाता है। दो कार्बन के बीच की दूरी, दो कार्बन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है बेटा? बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। और अगर तुम्हें पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ जो होती है कार्बन के अंदर, दो कार्बन के बीच की दूरी कितनी होती है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है बेटा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल होंगे बेटा, बिल्कुल होंगे इसकी जी, लेकिन काला हीरा जहरीला नहीं होता, जो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो याद रखना बेटा, कितनी बॉन्ड लेंथ होती है? कार्बन और कार्बन के बीच की जो दूरी होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। लेकिन बेटा अगर आप चाहते हो पिकोमीटर को मीटर में बदलना, तो 10 की घात -12, एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? जल्दी से बोलो। एक पिकोमीटर में 10 की घात -12 मीटर होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहां तक आपको समझ में आए पांचों पॉइंट। छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। छठा पॉइंट बेटा, हीरे का एक टाइप आता है जिसे कहते हैं ब्लैक डायमंड, काला हीरा जिसे कहा जाता है। आपने देखा होगा, इसे बोट के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बोट। आपने देखा है जब घर में पत्थर का काम चलता है, फ्लोर पे, फर्श पे, जब घरों में पत्थर का काम चलता है तो एक मशीन आती है पत्थर को काटने वाली, एक मशीन आती है पत्थर को काटने वाली, और वो जो पत्थर को काटने वाली मशीन है बेटा, उसको पता है
क्या कहा जाता है, साइंस की भाषा में उसे काला हीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्थर को काटने वाली जो मशीन है उसको बोट के नाम से जानते हैं। मिस्त्री क्या कहता है, जो काम करने वाला होता है उसको बोट कहता है, लेकिन साइंस की भाषा में इस बोट को क्या कहते हैं, ब्लैक डायमंड। और इसका प्रयोग पत्थरों और चट्टानों को काटने में होता है। ये कीमती नहीं होता, ये कीमती नहीं हो। कहीं सोचो कि भैया पत्थर काटने वाला तो बेटा बहुत कीमती होता है, फिर तो बहुत महंगा हो गया, पत्थर काटने वाला तो अमीर हो जाएगा। नहीं, ये कीमती नहीं होता, बस इसका काम पत्थर को काटने में किया जाता है, चट्टानों को काटने में, पत्थर को काटने में किया जाता है। क्लियर है बेटा सभी लोगों का? ठीक है, याद रखेंगे? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अगला, अगर मैं आपसे पूछूं 7वां पॉइंट, बेटा हीरा जो है वो चमकदार होता है, बहुत ज्यादा चमकदार होता है। भाई हीरे से ज्यादा तो क्या चमकता है, देखा है तुमने कभी डायमंड? डायमंड किस किस ने देखा है, कितना ज्यादा चमकता है। हीरा जो है कितना ज्यादा चमकता है, आप लोगों ने देखा होगा। और इसके लिए अगर पूछा जाए कि हीरे की चमक के लिए जिम्मेदार कौन सी घटना होती है, द ब्राइटनेस ऑफ डायमंड, यानी हीरे की चमक के लिए जिम्मेदार कौन सी घटना होती है, तो बेटा देखो, ठीक है, याद रखना, एक घटना होती है जिसे टीआईआर कहा जाता है। टीआईआर का फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका पूरा नाम होता है। टीआईआर का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टीआईआर का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टीआईआर। क्लियर? यानी ये क्या होता है बेटा, देखो जैसे ये डायमंड फिर से मैं बना लेता हूं आपके सामने, बार बार पीछे देखना पड़ रहा है इसीलिए डायमंड में फिर से बना लेता हूं। ये देखो, ये हीरा था, और ये हीरे में ये मत सोचना 5 कार्बन होते हैं बेटा, ये फिर से जुड़ते हैं, ये ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन मैंने आपके सामने एक यूनिट बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये रिस्की जी कह रहे हैं काटने वाला महंगा होता है। नहीं बेटा, काटने वाला महंगा नहीं होता है। ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से कि हीरा जो होता है उसका ये आकार है, और बेटा जब भी इसके अंदर लाइट जाती है, सुनो ध्यान से, जब भी इसके अंदर एक बार लाइट जाती है ना ऐसे, तो अंदर ही अंदर लाइट इतनी बार आपस में टकराती है कि जब भी बाहर निकल के आती है और आप लोग इसको बाहर से देखते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जहां जहां लाइट गई है वो आपस में चमक रहा है। यानी हीरे के चमकने का कारण क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मैं इसको समझा रहा हूं आपको कि ये होता क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है बेटा? लाइट का अंदर ही अंदर टकरा के बाहर निकल के आना। यानी जब भी हीरे के अंदर लाइट जाती है तो इतनी बार लाइट अंदर ही अंदर टकराती है कि जब भी ये बाहर आती है तो आपको लगता है कि हीरा जहां जहां लाइट टकराई है वो चमक रहा है। सत्या सिंह कह रहे हैं सर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायमंड नहीं क्रोमियम है। बेटा एक बात बताऊं, आप जो बता रहे हो एलिमेंट बता रहे हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं एलोट्रॉफ। मैं जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं एक तरह का कंपाउंड। ठीक है सत्या सिंह, तो हीरा जो है सबसे कठोर अपर रूप है धरती पर पाए जाने वाला। हीरा जो है सबसे कठोर कंपाउंड है, यौगिक है धरती पर पाए जाने वाला। ठीक है, याद रखेंगे। किसी से नहीं काटते, काटना ही क्यों डायमंड को? एक बच्चा कह रहा है सर हीरे को क्यों किससे काटते हैं? काटेगा ही क्यों बेटा, हीरा कोई काटने वाली चीज है? याद रखेंगे। यहां तक बेटा किस किस बच्चे को समझ में आया? टीआईआर का मतलब समझ में आया? टीआईआर का मतलब है कि लाइट जब एक बार अंदर जाए तो आपस में इतनी बार टकराती है कि जब भी बाहर निकल के आती है तो लगता है कि हीरा जो है वो चमक रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं टीआईआर। अगला पॉइंट बेटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 8वां पॉइंट, और एक है हमारा 9वां पॉइंट। ध्यान रखना, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा। क्या? देखो आपने जब भी डायमंड पढ़ा तो डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसे था बेटा, आपने हीरा जब भी पढ़ा तो हीरे की संरचना ऐसे थी, इस तरीके से, ये डायमंड का स्ट्रक्चर था। तो आपने देखा कि हीरे के अंदर लाइट एक बार जाती है तो अनेकों बार टकराती है, बाहर आती है, जिसकी वजह से हीरा चमकता है। क्लियर? अब सुनो बेटा, हीरे की ये जो दो सतह है ना, कितनी साइड होती है टोटल? 4, 1 2 3 और 4, हीरे की 4 साइड। इन दोनों साइड के बीच का ये जो एंगल होता है, कोण, जैसे ये झुकी हुई है ना, ये कोण जो होता है, लिख लो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब तुम कहोगे सर एंगल जो है वो मिनट में भी होता है, तो मैं कहूंगा हाँ बेटा मिनट में होता है, सेकंड में भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे।
क्लियर बेटा? तो सुनो क्या कि एंगल जो होता है वो मिनट में भी होता है, डिग्री में भी होता है, सेकंड में भी होता है। हीरे की दो सतह के बीच का कोण, याद रखना कई बार पेपरों में पूछा जाता है, हीरे की दो सतह के बीच का कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और ये कोण भी किसके लिए जिम्मेदार है बेटा? चमक के लिए जिम्मेदार है। यानी ये इतना परफेक्ट एंगल है, ये इतना परफेक्ट कोण है, किसी और के बीच में कभी नहीं हो सकता। इसीलिए बेटा ये एंगल जो है किसी के बीच में नहीं होता, कभी भी नहीं होता इतना ज्यादा एंगल। तो याद रखना इतना परफेक्ट एंगल कभी किसी के बीच में नहीं होता, इसकी वजह से भी हीरा चमकता है। तो हीरे की चमकने के कारण कितने बताए मैंने आपको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, हीरे के चमकने के कितने कारण होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? एक TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या होता है बेटा हमारा? दो सतह के बीच का कोण। क्लियर? अगला 9वां पॉइंट जो होता है लिखो, डायमंड इज द प्योरेस्ट एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन। अगर तुमसे पूछा जाए कि हीरे कार्बन के कितने अपर रूप हैं? 3, डायमंड, ग्रेफाइट और तीसरा क्या था? बकमिनिस्टी फ्लोरेंस। लेकिन बेटा अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्योर कौन है, सबसे ज्यादा शुद्ध कौन है, तो याद रखना हीरा जो है वो कार्बन का सबसे शुद्धतम अपर रूप है। ग्रेफाइट नहीं है, नहीं बकमिनिस्टी फ्लोरेंस है, ये सबसे ज्यादा प्योर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है और कोई संयोजकता खाली नहीं है, कोई वैलेंसी खाली नहीं है, कोई कोई आ नहीं सकता। और ठीक है, अगर वैलेंसी खाली होती तो कोई आ सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं दिवानी कौशल जी, दिव्यानी कौशल जी, कोई बात नहीं बेटा। बेटा एलॉय आपको पढ़ाए जाएंगे जब मिक्सचर एंड सॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा। ठीक है दिव्यानी कौशल जी, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब आपको पढ़ाए जाएंगे, याद रखेंगे। अब सुनो ध्यान से, याद रखेंगे हीरा जो है सबसे शुद्धतम अपर रूप है। और लास्ट 10वां पॉइंट डायमंड के अंदर लिख लो, यह एक 3 आयामी संरचना होती है। इट इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यानी हीरा जब आप देखोगे ना तो 3D में दिखता है एकदम, भाई साहब कितना चमकता है ना, तो 3D में आपको देखेगा। यानी कहते हैं ना 3D मूवी, 3D पिक्चर, 3D एनिमेशन, तो ये जो डायमंड है वो आपको 3D में दिखेगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? कैसा होता है बेटा? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल सफिशियंट है बेटा। गुल्फसा, गुल्फसा जी बिल्कुल सफिशियंट है, याद रखेंगे। अरे भैया जो बच्चे PDF के लिए परेशान है ना, नंबर अपना कोई टीचर देता है पर्सनल नंबर 865 84 नंबर दे रखा है, लिख लो। कई बार हर वीडियो में लिखता हूं, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे से PDF ले लो भाई, इतना परेशान मुझे ना करो। मैं डेली PDF का बोलता हूं, अपलोड हो जाएगी 1 या 2 दिन में। ठीक है, यहां दर्द होता है मेरे, यहां जब तुम परेशानी बताते हो ना, अपनी अपनी परेशानी। 850 900 बच्चे लिख रहे हैं अपने अपने कमेंट, पता नहीं अपने अपने कमेंट, और मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ। हाथ में भी चोट लगी हुई है, घुटना भी फूटा हुआ है मेरा, सुबह गिर गया था बाइक से आते टाइम। 3D का मतलब होता है 3 विमीय संरचना। आप उसको 3 डायमेंशन में देख सकते हो, XYZ 3 डायमेंशन होते हैं ना, मैथ में कितने एक्सेस होते हैं? 3, XYZ 3 डायमेंशन में आप उसको देख सकते हो। ठीक है बेटा। अरे प्रिज्म और हीरे में जमीन आसमान का अंतर है। प्रिज्म को गले में पहन सकते हो, प्रिज्म को गले में अंगूठी में पहन सकते हो, नहीं, हीरे को पहना जाता है। हीरा कार्बन का बना होता है, प्रिज्म कार्बन का बना नहीं होता है, वो कांच का बना होता है। ठीक है शिवम? चलो अब सुनो ध्यान से, अगला एलोट्रॉफ जो आता है वो क्या आता है? ग्रेफाइट। बेटा देखो जब भी आपने डायमंड पढ़ा तो अब पता है क्या हो गया, आप डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में अंतर समझना और आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। हीरा जो है, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा डायमंड का माइनिंग कहां होता है पूरे भारत में? भारत में सबसे ज्यादा हीरे का खनन कहां होता है? कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? सबसे ज्यादा हीरे का खनन कहां होता है? सबसे ज्यादा माइनिंग ऑफ डायमंड कहां पर होता है? कोई बताएगा? सबसे ज्यादा हीरे का माइनिंग ऑफ डायमंड खनन कहां होता है? तो मध्य प्रदेश। MP का मतलब मध्य प्रदेश। कौन कौन है मध्य प्रदेश से? यहां पर हीरे का सबसे ज्यादा खनन होता है। और यहां पर एक जिला है पन्ना जिला, डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं ना, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। पन्ना एक जिले का नाम है और यहां पर हीरे का सबसे ज्यादा खनन होता है पूरे भारत देश में। क्लियर? याद रखना इस बात को। क्लियर? अब सुनो आगे, अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहां पर है? इंडियन डायमंड, ये दोनों GS के क्वेश्चन है, दोनों ये स्टार लगा के जो लिखे हैं मैंने। इंडियन, शिवान सर ने आपको पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए? भारतीय हीरा संस्थान कहां पर है? भारतीय हीरा संस्थान
कहां पर है? तो याद रखना, आपने सुना होगा सूरत, गुजरात में। सूरत, गुजरात। ठीक है, सूरत गुजरात में भारतीय हीरा संस्थान है। और हीरे के बारे में कितने पॉइंट याद रखने? 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं ग्रेफाइट। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखो, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, देखो, यानी इसमें एक कार्बन आपको 4 से जुड़ता हुआ नहीं दिखेगा, 3 से जुड़ता हुआ दिखेगा। इसमें एक कार्बन आपको 4 से जुड़ता हुआ नहीं दिखेगा। कितने से जुड़ता हुआ दिखेगा बेटा? 3 से ही जुड़ता हुआ दिखेगा। यानी कोई भी कार्बन आप देखोगे इसके अंदर, ये ऐसे ही चलता रहेगा बेटा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इसमें आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये जब आप संरचना देखोगे, क्या इसमें कोई कार्बन 3 से जुड़ रहा है? नहीं, सॉरी, 3 से जुड़ रहा है। क्या 4 से जुड़ रहा है? देखो, कोई भी कार्बन देखो कितने से जुड़ रहा है? 3 से ही जुड़ेगा। 1 2 3, 1 2 3। कोई भी कार्बन देख लो कहीं तक, ये ऐसे बनता चला जाएगा, ऐसे ही बनता चला जाएगा। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा भी बनाया है, थोड़ा सा ही बनाया है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? ऐसा ही बनता चला जाएगा, कुछ भी नहीं होने का बेटा। इतना ज्यादा हार्ड होता है नीरज, कुछ नहीं होगा उसके ऊपर। क्या डालोगे? एसिड डालोगे तो। ठीक है, याद रखना। अब सुनो, हीरे का जो स्ट्रक्चर होता था उसमें कितनी साइड होती थी? 4। बेटा डायमंड जो होता था, हीरे का जो स्ट्रक्चर होता था डायमंड का, वो कैसा होता था? जल्दी से बोलो। हीरे का जो स्ट्रक्चर होता था उसकी 4 साइड होती थी। लेकिन बेटा आप यहां पर देखोगे तो 6 साइड। देखो, एक गिनो, 1 2 3 4 5 6। यानी हर डायग्राम जो बनेगा, हर एक एक डायग्राम जो बनेगा आपका, उसमें 6 साइड दिखेंगी। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 साइड आपको दिखेंगी। इसीलिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट की संरचना षटभुज होती है। षटभुज का मतलब क्या है बेटा? 6 साइड, 6 भुजा, 6 भुजाएं होती हैं, याद रखना। तो पहला पॉइंट सबको याद हुआ? जल्दी से बताओ बेटा, पहला पॉइंट सबको याद हुआ? नीरज गोस्वामी जी, डायमंड की कितनी साइड होती थी? 4, याद रखना। इसीलिए उसको क्या कहते थे? अब देखो, अब तुमको याद भी मैं करवा दूंगा, अब मैं तुमको याद भी करवा दूंगा। डायमंड के अंदर कितनी साइड? 4, इसलिए उसको क्या कहते थे? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलक। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं? 6, इसलिए इसको क्या कहते हैं? षटभुज। तो पहला डिफरेंस याद हो गया। अब देखो चुटकियों में, तुम्हें चुटकियों में याद हो जाएगा क्या क्या? डायमंड और ग्रेफाइट दोनों याद हो जाएंगे चुटकियों में। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारा जो हीरा होता था वो विद्युत का कुचालक होता था, यानी उसमें से बिजली पास नहीं होती थी, विद्युत धारा उसमें से पास नहीं होती थी। डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती थी। लेकिन बेटा याद रखना, ये क्या होता है? गुड कंडक्टर। इसमें से विद्युत भी पास हो जाती है और ऊष्मा भी पास हो जाती है, क्योंकि इसकी एक संयोजकता खाली है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शबनम जी, बिल्कुल ठीक है, याद रखेंगे। तो हीरा जो होता है वो क्या होता था? विद्युत का कुचालक। उसमें से ही इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती थी, लेकिन इसमें से हो जाती है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन वो भी ऊष्मा का सुचालक था, ये भी ऊष्मा का सुचालक है। इसमें से भी हीट पास हो जाती है, हीट इसमें से भी होती है, उसमें से भी होती थी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट सुनो बेटा। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायमंड जो होता था वो सबसे ज्यादा हार्ड होता था। डायमंड जो होता था, डायमंड, हीरा जो है धरती पर सबसे कठोर पदार्थ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि 3 एलोट्रॉप, बेटा कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 3, तीनों में सबसे मुलायम एलोट्रॉप कौन सा होता है? तो आंसर क्या आएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का सबसे मुलायम अपर रूप है। ग्रेफाइट कार्बन का सबसे मुलायम अपर रूप है। बिल्कुल देंगे शबनम जी, बिल्कुल ठीक है, याद रखेंगे। तो कार्बन का सबसे मुलायम अपर रूप कौन है? जल्दी से बताओ। ग्रेफाइट। और सबसे हार्ड एलोट्रॉप कौन है? तो आंसर क्या आएगा? डायमंड। क्लियर है? कुछ नहीं होगा पंकज जी, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब सुनो अगला। मैंने आपको चौथा पॉइंट क्या बताया था कि डायमंड जो होता था, हीरा, उसकी जो कार्बन और कार्बन के बीच की दूरी, उसे कहते थे बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते थे? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच की दूरी, वहां पर कितना होता था बेटा? वहां पर कितना होता था? जल्दी से बोलो। 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। लेकिन यहां पर कार्बन और कार्बन
कार्बन, ये जैसे कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 154 नहीं होती, ये तो डायमंड के अंदर होती थी। 154 किसके अंदर होती थी? हीरे के अंदर। यहां पर कितनी होती है बेटा? 145 पिकोमीटर होती है। यानी कि पिकोमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो 10 की घात कितना आ जाएगा? -12 मीटर। ठीक है, तो वहां पर होता था बेटा 154, यहां पर होता है 145। तो डिफरेंस से याद रखो, अगर आपको डिफरेंस याद हो गया तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है बेटा, अब सुनो, इसका प्रयोग कहां होता है? जैसे उसका प्रयोग कहां होता था? हीरे का प्रयोग, काले हीरे का प्रयोग पत्थर को काटने में होता था। पत्थर को काटने में होता था, जिसे क्या कहते थे? काला हीरा, ब्लैक डायमंड, या जिसे बोट कहते थे, बोट। उसका प्रयोग कहां होता था? पत्थर को काटने में। लेकिन बेटा बिल्कुल लाइफ टाइम रहेगा। अब सुनो, लेकिन इसका प्रयोग कहां होता है? पेंसिल में आपने देखा होगा। ग्रेफाइट का प्रयोग कहां किया जाता है बेटा? पेंसिल जो होती है ना, पेंसिल की नोक जो होती है अंदर, उसमें तो किसकी बनती है? ग्रेफाइट की बनती है बेटा। क्लियर? ग्रेफाइट की बनती है आपकी। आगे चले, छठवां पॉइंट। ये 5 पॉइंट हो गए, छठवां सुनो बेटा। एक और यूज याद रखना, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर। यानी ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। ठीक है, टाइम टेबल किसका चाहिए विक्रम जी? हमारी क्लास डेली होती है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक एप्लीकेशन पर। आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूं सभी लोगों से आज, कि सुबह 10 बजे यूट्यूब पर जो क्लास होती है उसको जरूर देखा करें बेटा, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। अब सुनो बेटा, इसका ये पॉइंट तुम्हें समझ नहीं आया होगा, ये वाला पॉइंट तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, रेडियो एक्टिविटी टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पर एक चीज पढ़ाया जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर एक होता है, उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग मैं तभी बताऊंगा कि क्यों होता है, लेकिन अभी मैं तुमको समझा नहीं पाऊंगा कि कैसे होता है, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। तो याद रखना बेटा, बिल्कुल सफिशिएंट है विवेक जी। याद रखना कि बेटा ग्रेफाइट का प्रयोग कहां पर होता है? नाभिकीय रिएक्टर में। यह मंदक का काम करता है, मॉडरेटर का काम करेगा, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कर देगा। न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो, चाल को कम कर देता है, चाल को कम कर देता है, स्पीड को स्लो कर देता है। कौन? ग्रेफाइट। ठीक है, जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना, एक न्यूक्लियर रिएक्टर वाला, नाभिकीय रिएक्टर वाला जब मैं तुमको टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो याद रखना बेटा, नाभिकीय रिएक्टर वाले टॉपिक में बताऊंगा कि ग्रेफाइट का प्रयोग न्यूट्रॉन की चाल को कम करने में होता है, तभी पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी तुम इसको याद रखो कि किस में होता है ग्रेफाइट का प्रयोग? पेंसिल, देखो ये पेंसिल पड़ी हुई है ना, इसमें प्रयोग होता है ग्रेफाइट का प्रयोग। अगला बेटा, ग्रेफाइट की एक गुण याद रखना, ग्रेफाइट जो होता है इज ए नॉन मेटल, स्टिल इट शो लस्टर प्रॉपर्टी। लस्टर का मतलब ये चमकदार होता है बेटा। ग्रेफाइट क्या होता है? चमकदार होता है। हालांकि ये क्या होता है? वैसे तो डायमंड भी चमकदार होता है, डायमंड भी चमकदार होता है, हीरा भी, और ग्रेफाइट भी चमकदार होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, याद रखना डायमंड भी। बेटा मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं, यूट्यूब की बात कर रहा हूं बेटा, मैं आपसे, याद रखेंगे यूट्यूब की बातें कर रहे हैं बेटा हम आपसे, एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे। तो सुनो बेटा ध्यान से, तो ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? चमकदार होता है बेटा, चमकदार। हालांकि अधातु होता है, और अधातु जो होते हैं ना, नॉन मेटल, वैसे नॉन मेटल जो होते हैं वो चमकदार नहीं होते। अच्छा, लीजेंड शो का टाइम, द लैब लीजेंड शो का टाइमिंग है 4 बजे। आपके आरजी स्टेट एग्जाम एक यूट्यूब चैनल है, उस पर 4 बजे द लैब, मैं लास्ट में दिखाऊंगा तुमको एक वीडियो, ठीक है, मजेदार वीडियो एकदम, द लैब लीजेंड कहते हैं, उसकी एक वीडियो डेली आया करेगी। एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, तुम अपने घर पे भी करके देखना वो एक्सपेरिमेंट जो मैं करता हूं। द लैब लीजेंड नाम से सीरीज चली हुई है हमारी, आरजी स्टेट एग्जाम, मैं अभी तुमको लास्ट में दिखाऊंगा, सभी कहीं मत जाना, देख के जाना वीडियो को, ठीक है। सुनो बेटा, तो ग्रेफाइट भी चमकदार होता है, डायमंड भी चमकदार होता है। डायमंड मेटल होगा, अरे बेटा मेटल नहीं हो तो रोहित का एक डंडा सा लेके आओ, सर पिटाई करता हूं मैं इस रोहित की। अरे डायमंड जो होता है वो कार्बन से बनता है, ग्रेफाइट जो होता है ये भी कार्बन से बनता है, और कार्बन मेटल नहीं होता, कार्बन नॉन मेटल होता है, अधातु होता है कार्बन। जमाना हंसेगा तुमने अगर बोल दिया कि डायमंड मेटल है। डायमंड भी ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बनते हैं, कार्बन अधातु होता है, नॉन मेटल धातु नहीं होता, फिर भी ये चमकते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद है इस चीज के, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं, अगला सुनो बेटा, आपने कैरम खेला है? कैरम,
कैरम खेला है किसी ने तो कैरम पे जो पाउडर डाला जाता है, कैरम जब कैरम खेलते हैं, गोटी वाला कैरम ऐसे मारते हैं हाथ से, तो कैरम पे पाउडर डाला जाता है, पाउडर, ठीक है, पाउडर। तो कैरम का जो पाउडर है वो किसका पाउडर होता है बेटा? वो ग्रेफाइट का पाउडर होता है। किसका पाउडर होता है बेटा? ग्रेफाइट। तो आप कह सकते हैं कि ग्रेफाइट इज यूज्ड एज पाउडर लुब्रिकेंट, ठीक है। हाँ बेटा, बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है रूपरेश कुमार। तो ग्रेफाइट जो है उसको पाउडर लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। ग्रेफाइट जो है उसको पाउडर लुब्रिकेंट की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे अब आप ये थोड़ी समझते हो कि लुब्रिकेंट तेल होता है, लुब्रिकेंट तेल नहीं होता, लुब्रिकेंट पाउडर भी होता है। जैसे ग्रे उस पे तुम कैरम के बोर्ड पे डालते हो ना ऐसे पाउडर, तो वो उसको स्मूथ कर देता है, चिकना बना देता है, वो जो उसकी सरफेस है उसको चिकना बना देता है। तो ग्रेफाइट जो है उसका प्रयोग शुष्क स्नेहक के रूप में करते हैं, पाउडर की तरह किया जाता है, लुब्रिकेंट की तरह, ठीक है। आगे क्या है बेटा? 9वां पॉइंट क्या होता है? ग्रेफाइट जो होता है ब्रिटाइल। ब्रिटाइल का मतलब होता है कुरकुरा, टूट जाता है। कुरकुरा का मतलब खाने वाला कुरकुरा मत समझ लेना। ब्रिटाइल का मतलब जैसे तुमने ऐसे फोर्स लगाए टूट जाएगा। जैसे पेंसिल की नोक है, तो पेंसिल की नोक को जरा सा फोर्स लगाओगे ना, ऐसे हाथ से दबाओगे तो वो टूट जाता है। कैसा होता है? टूट जाता है। याद रखना बेटा। डर्मीकूल किस चीज का बना होता है? डर्मीकूल में पाया जाता है आपका बोरिक एसिड, ठीक है, याद रखेंगे। तो कुरकुरा होता है। कैसा होता है? कुरकुरा, यानी जरा सा फोर्स लगाने पर टूट जाता है वो, तो कुरकुरा कहते हैं इस चीज को, ठीक है। अगला बेटा 10वां पॉइंट क्या होता है हमारा कि ये 2 डायमेंशनल। देखो डायमंड जो होता था वो कैसा स्ट्रक्चर होता था? 3D। मैंने क्या बताया था? हीरा जो होता था, हीरा वो एक 3 विमीय संरचना थी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। लेकिन बच्चे ग्रेफाइट जो होता है वो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, यह एक 2 विमीय संरचना होती है, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है वो कैसा होता है? 2 विमीय संरचना होती है। लेकिन डायमंड क्या होता था बेटा? 3 डायमेंशन। तो ये दोनों में क्या याद रखना? अंतर याद रखना। अब हम चलते हैं बेटा आज का तीसरा एलोट्रॉप, हमारा लास्ट इस चैप्टर का। क्या आता है? लिखो, लास्ट आता है जिसे कहते हैं बकमिन्स्की फ्लोरेंस। कितना बड़ा नाम है सोचो। तीसरा जो आता है इसको क्या कहते हैं? बकमिन्स्की फ्लोरेंस। पेंसिल की नोक को तुम खा जाते थे ना पहले, बचपन में टूट जाती थी तो। हाँ बिल्कुल शबनम जी, क्यों नहीं। पेंसिल की नोक को रगड़ के और कैरम बोर्ड पर यूज कर लेना पाउडर बना के। लेकिन वो पाउडर ना अलग सा ही आता है, एकदम ज्यादा स्मूथ होता है, आप उतना उसको स्मूथ कर नहीं पाओगे। ग्रेफाइट होता है 2D और हीरा क्या होता है? डायमंड 3D। चले बेटा आगे। अब सुनो आगे। तो आगे आता है तीसरा एलोट्रॉप जिसका नाम क्या है? बकमिन्स्की फ्लोरेंस, ठीक है। तुमने खूब खाया बचपन में ग्रेफाइट, पेंसिल की नोक टूट जाती थी, खा जाते थे, मम्मी से कहते थे मम्मी दोबारा छिल दो, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। ग्रेफाइट तो कहीं भी मिल जाएगा बेटा, ये इसका कोई स्टेट नहीं है ऐसा कि कहां पाया जाता है। अब सुनो बेटा ध्यान से, तीसरा आता है बकमिन्स्की फ्लोरेंस। ये सब, इसकी सबसे स्पेशल बात पता है क्या है? सबसे स्पेशल बात पता है क्या है इसकी? मैं बताता हूं। सबसे स्पेशल बात यह है कि देखो, ना तो मैंने तुम्हें डायमंड में बताया कितने कार्बन होते हैं, ना तो मैंने तुम्हें हीरे में बताया कितने कार्बन होते हैं, और ना ही मैंने तुम्हें बताया कि ग्रेफाइट में कितने कार्बन होते हैं। पूछो, बताओ तुम, क्या मैंने तुम्हें बताया था कि डायमंड में कितने कार्बन होते हैं? नहीं बताया। क्या मैंने तुम्हें ग्रेफाइट में बताया कितने कार्बन होते हैं? नहीं बताया। नहीं बताया ना, बिल्कुल। लेकिन बेटा इसके अंदर बताता हूं कि कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं? यानी ये एकमात्र ऐसा अपर रूप है जिसमें कार्बन की संख्या फिक्स होती है, यानी गिनती होती है। ये एकमात्र ऐसा एलोट्रॉप है, ओनली और ओनली इज द सिंगल एलोट्रॉप जिसमें पता है पहले ही कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो लिखो, इट इज ओनली द एलोट्रॉप विच हैव फिक्स नंबर ऑफ कार्बन। यह एकमात्र ऐसा अपर रूप है जिसमें कार्बन की संख्या निश्चित होती है। कितने कार्बन पाए जाते हैं बेटा? 60 कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्या हीरा भंगुर होता है? नहीं बेटा, हीरा भंगुर कैसे हो जाएगा पगले? नागवंशी, किंग नागवंशी जी, एक बात बता, भंगुर का मतलब क्या होता? कुरकुरा, यानी टूट जाना। तो हीरा टूटता है क्या? हीरा तो सबसे कठोर है पगले, हीरा तो सबसे कठोर है, हीरा को कौन तोड़ देगा ऐसे? भीम तो है नहीं कोई, भीम।
अब सुनो बेटा, तो जब भी ये कितने कार्बन है जल्दी से बोलो, बकमिन्स्की फ्लोरेंस में कितने कार्बन होते हैं 60, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा C60 होता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बकमिन्स्की फ्लोरेंस, तो याद रखना बेटा बकमिन्स्की फ्लोरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो कितने होते हैं C60 होता है। ठीक है, अब सुनो आगे चलते हैं। तो बेटा जब भी ये 60 कार्बन आपस में जुड़ते हैं, तो जैसे मैंने क्या बताया था, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 4 साइड वाला, हीरे का संरचना 4 साइड वाला, और ग्रेफाइट का क्या होता था, 6 साइड वाला। ठीक है, लेकिन बेटा जब भी ये 60 कार्बन आपस में जुड़ते हैं, 60 कार्बन जब भी आपस में जुड़ते हैं, तो ये पता है फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज कॉल्ड फुटबॉल एलोट्रॉफ, या पिंजरा, जैसे पंछी को बंद करते हैं ना पिंजरे में। ठीक है, तो याद रखना बेटा, याद रखना जब भी ये 60 कार्बन आपस में जुड़ते हैं, तो ये एक फुटबॉल जैसा एलोट्रॉप, ऐसे फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, या फिर फुटबॉल कह लो या पिंजरा कह लो। सर आप भी चौक खाते हो कि हाँ बेटा मेरी जेब में 10-20 चौक हैं, मैं भी हर टाइम खाता रहता हूं। अरे पगले, चौक क्यों खाऊंगा मैं, रोटी खाता हूं मैं बेटा। सुजीत जी बिल्कुल जा रहा है। तो बेटा जब भी ये आपस में जुड़ते हैं तो आंसर क्या आएगा, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और जब भी बेटा आप फुटबॉल को देखोगे तो आपको फुटबॉल के अंदर कोई तो दिखेगा ऐसे 6 साइड का, कोई तो आपको 6 साइड का दिखेगा। और 6 साइड को हम क्या कहेंगे भाई, जिसमें 6 साइड होती हैं, 6 भुजा जिसके अंदर होती हैं, उसको क्या कहते हैं, हेक्सागोन कहते हैं, यानी षटभुज कहते हैं। तो जब भी आप फुटबॉल को देखोगे तो कोई तो आपको दिखेगा 6 साइड का, और जब भी आप फुटबॉल को देखोगे कोई आपको दिखेगा 5 साइड का। कैसा दिखेगा बेटा, 5 साइड का। और 5 भुजा वाले को कहा जाता है पेंटागोन। 5 भुजा वाले को क्या कहा जाता है बेटा, पेंटागोन, यानी पंचभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचभुज कहा जाता है। तो सभी बच्चे याद रखना इस चीज को कि बेटा कई बार तुमसे पेपरों में पूछा जाता है कि ये जो बकमिन्स्की फ्लोरेंस आप पढ़ रहे हो, 60 कार्बन जुड़ते हैं, इसके अंदर कितने हेक्सागोन होते हैं और कितने पेंटागोन होते हैं। तो बेटा याद रखना थर्ड पॉइंट, इसके अंदर 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन होते हैं। यानी 20 तो ऐसे होंगे जिनकी 6 भुजाएं हैं, और 12 ऐसे होंगे जिनकी 5 भुजाएं हैं। ठीक है, क्लियर है, याद रखेंगे बेटा, क्लियर। तो कई बार बेटा ये 3 ही सवाल आपको, सर जी आपको सभी बच्चे दिखते हैं, नहीं दिखते बेटा, कोई नहीं दिखता, सिर्फ तुम्हारे कमेंट दिखते हैं मुझे। ठीक है, तो याद रखना ये 3 ही पॉइंट आपको किसके बारे में याद रखने बेटा, बोलो ये आपको किसके बारे में याद रखने, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपको ये एलोट्रॉफ पढ़, कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर जिसका नाम क्या था बेटा, एलोट्रॉफ। आपने 3 एलोट्रॉफ पढ़ लिए जिनके नाम क्या थे, डायमंड, ग्रेफाइट, और तीसरा क्या था हमारा, बकमिन्स्की फ्लोरेंस। क्लियर, आपने 3 एलोट्रॉप पढ़ लिए, डायमंड, ग्रेफाइट, और तीसरा क्या पढ़ लिया आपने, C60 जिसका नाम क्या था, बकमिन्स्की फ्लोरेंस। सरमन जी क्लास 11 बजे स्टार्ट होती है। और देखो भैया आप लोग जो कह रहे थे ना एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो दिखा दो सर, देखो एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो में तुमको दिखाता हूं अभी। देखो जैसे आप यहां पर सर्च करेंगे ना रैंक RG स्टेट एग्जाम, मैं आपको करके दिखाता हूं बेटा। RG स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल, मेन चैनल पर तो आपकी सुबह 10 बजे क्लास चलती है, RG स्टेट एग्जाम। ठीक है, जब भी आप RG स्टेट एग्जाम पर जाओगे तो यहां पर क्या होता है कि आपको वीडियो वाले सेशन में जाना है। किस में जाना है बेटा, ये लिखा हुआ है ना होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। तो आपको जाना है वीडियोस वाले सेशन में, और वीडियोस में सबसे ऊपर आएगा द लैब लीजेंड्स नाम का एपिसोड 1। क्या आएगा, द लैब लीजेंड्स नाम का एपिसोड 1 आएगा, द लैब लीजेंड्स। ये देखो साइंस का एकदम भयानक वाला एक्सपेरिमेंट ये मैंने आपको करके दिखाया है, एकदम खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट है ये। ठीक है, खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट है, आप इसको जरूर देखें। और ऐसे ही डेली 4 बजे आपको एक वीडियो मिला करेगी, ऐसे ही डेली आपको 4 बजे वीडियो मिला करेगी। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं आपसे फिर कल एक नए टॉपिक के साथ, हम आपको मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। और अपना ध्यान रखिएगा, कल क्लास का टाइमिंग वही रहेगा, 11 से 12 हम पढ़ाएंगे, सुबह 10 बजे यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेटा समझ में ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। ठीक है, चलें बेटा मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बिल्कुल आयुषी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, नहीं होता है, पॉइजन नहीं होता है बेटा।
बेटा इनके फॉर्मूले नहीं होते, ना तो डायमंड का फॉर्मूला होता ना ग्रेफाइट का, क्योंकि जब उसके कार्बन की ही नहीं पता कितने कार्बन होते हैं तो फिर फॉर्मूला कैसे हो जाएगा। लेकिन तीसरे वाला जो एलोट्रॉप है उसमें कार्बन की पता होती है, इसलिए उसका फॉर्मूला होता है C60। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा जब पूरे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तब करवाएंगे, लेकिन कल को हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है।